हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ वेव्स के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। ओके, कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसमें स्पीड ऑफ वेव क्या क्या कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे वर्क करता है, ये सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग और ट्रांसवर्स वेव की बात हम आज करेंगे। ओके, ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए, लेट्स से एक वेव है, यहाँ पे मैंने एक रस्सी ली, रस्सी को ऐसे बांध दिया है, तो एक जगह मैंने फोर्स लगाया जिसके से रस्सी के पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करना शुरू किया और वेव एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। ओके, अच्छा ओके, मैं डायरेक्शन वेव की दूसरी ले लेता हूँ। ये आपका बॉल हुआ, ये हो गया आपका वेव जो रोप में फॉर्म हुआ है। अब लेट्स से पहले इनिशियली तो वेव कहीं यहाँ रहा होगा। ओके, इनिशियली वेव यहाँ कहीं रहा होगा, फिर धीरे धीरे वेव बढ़ते हुए यहाँ आ गया। लेट्स से मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ dl, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लेता हूँ dl। ओके, ये dl v वेलोसिटी से, लेट्स से v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये v वेलोसिटी से, dl एलिमेंट v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। dl एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, दिस इज द dl एलिमेंट। ओके, दिस इज dl। अब अगर मैं इस वेव के पर्सपेक्टिव से देखूँ, वेव पे अगर मैं बैठ जाऊँ, मान लो मैं ही वेव और मैं चल रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, ये dl पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है। किस स्पीड से? v की स्पीड से, डेफिनेटली। ओके, ये dl पीछे जा रहा है। अगर मैं बाहर से देखता हूँ तो ये dl v की स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन अगर मैं वेव पे ही बैठ जाऊँ तो मुझे क्या लगेगा, ये dl v की स्पीड से पीछे जा रहा है, ऑब्वियसली। और अगर आप देखें तो ये dl एक सर्कुलर शेप को फॉर्म कर रहा है। ओके, एक सर्कुलर शेप को फॉर्म कर रहा है, ये dl है। अगर और सर्कुलर शेप को फॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। अगर इस dl की मैं बात करूं जो यहाँ पे मूव कर रहा है इस आगे डायरेक्शन में, तो इस dl को इस तरह का शेप फॉर्म करने में एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, जैसे ये dl है, ये उस सर्कल का सेंटर मान लीजिए, ये हो गया उस सर्कल का रेडियस, कुछ इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। और इस सर्कल के फॉर्म करने में उसको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो जो फोर्स होगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स मींस इस सरफेस के टेंजेंट, इस तरह से। ओके, मैं एक बड़ा फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे लेट्स से वेव है, वेव मूव करना शुरू किया और वेव आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। ये रहा अपना वेव, ये एलिमेंट हो गया del l। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और ये उस सर्कल का सेंटर हो गया जो सर्कल ये फॉर्म कर रहा है, जिस शेप का सर्कल ये फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ये फॉर्म तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एक सर्कुलर शेप, एक सर्कुलर आर्क यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस सर्कुलर आर्क का ये हो गया रेडियस r। ओके, ये हो गया रेडियस r, और ये del l, और लेट्स से ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बिल्कुल ही इस सरफेस के स्लोप पे, सॉरी टेंजेंट पे, इस सरफेस के टेंजेंट पे। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये शेप फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। ओके, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये हो गया आपका एफ फोर्स। अब इस फोर्स को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेकआउट कर दूं, ओके, ये तो ये थीटा फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये थीटा फॉर्म करेगा। ये कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये फिगर है, ये है टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। ओके, हमने एक छोटा सा एलिमेंट del l लिया है, बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं लिया है, इसलिए एक सर्कुलर एपर्चर को हम यहाँ पे एप्ज्यूम कर सकते हैं। ओके ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स अलोंग y डायरेक्शन देखूँ तो मेरे पास कितना है?
2 sin थीटा एंड sin थीटा मीन्स 2f sin थीटा। एंड फोर्स अलॉन्ग अगर मैं x एक्सिस देखूं तो कितना है 0, क्योंकि ये f cos थीटा इस f cos थीटा को कैंसल आउट कर देगा। ओके, तो y एक्स डायरेक्शन में तो 0 है। अब लेट से थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि डेल एल लिया है मैंने, बहुत छोटा एलिमेंट लिया तो थीटा ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी बात की, ये आप हमेशा याद रखें। जब भी थीटा बहुत छोटा होता है साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है थीटा में। तो एफ वाई क्या हो जाएगा 2f थीटा। ओके, 2f थीटा। ओके, अब व्हाट इज द थीटा, थीटा यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम? थीटा का कॉन्सेप्ट ये है कि एक फॉर्मूला आपको पता होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल है थीटा, आर्क है डेल एल बाई 2 एंड रेडियस आर। मैं ये पार्ट पूरा ले रहा हूँ थीटा के लिए, ये पार्ट। अगर आप इस पार्ट को सिर्फ ध्यान दें, तो थीटा इज इक्वल टू ये इतना पार्ट हो जाएगा डेल एल बाई 2 एंड दिस इज आर। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू डेल एल बाई 2 बाई आर। ओके, ये हो गया आपका थीटा। ओके, तो एफ वाई कितना हो जाएगा आपका 2f डेल एल बाई 2r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज f डेल एल बाई आर। ये हो गया आपका एफ वाई। ओके, लेट्स से ये जो छोटा सा डेल एल लेंथ मैंने लिया है, इस डेल एल लेंथ का जो मास है वो हो जाएगा डेल एम। ओके, लेट डेल एम इज मास ऑफ डेल एल। डेल एल का मास हो जाएगा, तो समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एफ वाई कितना होगा डेल एम इंटू ए वाई। ए इज द एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई डायरेक्शन। ओके, यस, तो समेशन ऑफ एफ वाई मीन्स एफ वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस कितने हैं, एफ डेल एल बाई आर इज इक्वल टू डेल एम, और ए वाई कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर। मैंने आपको वी क्या इंट्रोड्यूस कराया था कि अगर डेल एल एक डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस डेल एल के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा जैसे इस वेव के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा डेल एल पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इस वेव की स्पीड ओरिजिनली अगर मैं बाहर से देखूं तो ये वेव वी वेलोसिटी से आगे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, यस, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, तो एफ डेल एल बाई डेल आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मास पर यूनिट लेंथ। तो डेल एम बाई डेल एल, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से क्या मैं निकाल देता हूँ, डेल एम इज इक्वल टू एम डेल एल। ओके, यहाँ पुट कर देता हूँ म्यू, सॉरी नॉट एम, इट इज म्यू, म्यू डेल एल। तो म्यू डेल एल वी स्क्वायर बाई आर। ओके, यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो वी आ जाएगा मेरा रूट एफ बाई म्यू। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, v इज इक्वल टू रूट एफ बाई म्यू, v इज इक्वल टू रूट एफ बाई म्यू। ओके, तो एफ 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 यहाँ पे कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी भी वायर को ऐसे टाई रखते हैं, बांध के रखते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ये टाइटली बंधा होता है या तो ये लूजली बंधा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है टेंशन का। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट चूज करूँ तो टेंशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं ये पॉइंट टेंशन ऐसे और टेंशन ऐसे लग रहा है। ओके, टेंशन टेंशन, तो ऐसे दो वॉल्स के बीच बंधे हुए स्ट्रिंग का या कोई भी स्ट्रिंग हो, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन के फॉर्म में लग रहा है। सिर्फ ऐसे ही टेंशन के बाद में दो वॉल्स के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे ये वायर हो गया, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ये वायर ऐसे गया 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 और ये मास m यहाँ पे टंगा हुआ, तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो टेंशन लगेगा। ठीक, ओके, और ये इक्वल टू हो जाएगा mg के, और फोर्स जो भी बोलिए आप। ओके, तो इस तरह से हम इसको वर्कआउट लेंगे।
डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का फोर्स लग रहा है। ओके, तो अगर मैं दो वॉल्स के बीच की बात करूँ, लेट्स से ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तब भी ये बहुत ही सिंपली ट्रीट किया जाएगा। जैसे देखिए, हमारे अभी रेजिस्टेंस पता चला है, v इज इक्वल टू होता है रूट टी बाय म्यू, v इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू। ओके, तो हमें इस स्ट्रिंग का अगर डेंसिटी पता है रो, तो रो कितना होता है, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा इसका, रो इनटू वॉल्यूम। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक सिलेंड्रिकल सही शेप को फॉर्म करेगी, क्योंकि इसका कुछ तो क्रॉस सेक्शन होगा, ये कुछ तो क्रॉस सेक्शन इसका होगा, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, और ये इस तरह का एक सिलेंडर फॉर्म करेगी अगर आप ध्यान से। ओके, मैं इसको एक सिलेंड्रिकल एपर्चर का, सर्कुलर एपर्चर का अगर चीज़ मानूँ, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल। आर इज द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, ओके, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रेडियस of a string and L is length of the string. Okay, so रो मास, ओके, तो मास पर यूनिट लेंथ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। तो V कितना आ जाएगा इस कंडीशन में, V आ जाएगा रूट टी बाय रो पाई आर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग। ओके, कितना टेंशन है उस वेव पे, इसके डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, और रो तो है ही यहाँ पे रो, तो इज द डेंसिटी। डेंसिटी वायर का क्या है, आप कौन सा वायर यूज़ कर रहे हैं इस पर भी ये डिपेंड करता है कि किस तरह से ये चलेगा। ओके, तो पहले कुछ पॉइंट्स हम यहाँ इसके रिलेटेड नोट करेंगे। पहला पॉइंट जो नोट करेंगे हम वो होगा वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड ऑन मीडियम। ओके, दूसरा जो करेंगे हम लोग बात, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम। तीसरी जो बात करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स। ओके, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करेगी, इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, v इज इक्वल टू एफ न्यू। पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इन फॉर्मूलाज की बात की थी। तो वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी ऑफ द साउंड और वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी, सॉरी दिस इज लैम्डा, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे। इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें, ये कांस्टेंट होगा, v फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, अगर सोर्स चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो जब मीडियम चेंज होगा तो v और लैम्डा आपस में चेंज होंगे। ओके, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको, इन थिक स्ट्रिंग म्यू इंक्रीज करता है। ओके, अगर मैं थिक स्ट्रिंग की बात करूँ तो यहाँ पे म्यू इंक्रीज करता है, राइट। और म्यू अगर इंक्रीज किया, सो अगर यहाँ फॉर्मूले आप देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर देगी। ओके, म्यू यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ओके, सो मैं एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इन थिक स्ट्रिंग म्यू इंक्रीजेस, सो वेलोसिटी ऑफ वेव डिक्रीजेस ऑब्वियसली, सो वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी इज स्टिल सेम। म्यू इंक्रीज करता है जिसकी वजह से v डिक्रीज करता है। ओके, और v डिक्रीज करेगा जिसकी वजह से लैम्डा डिक्रीज करता है, पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। इस बात को याद रखेगा, थिकनेस चेंज करने से वेवलेंथ चेंज हो जाता है। अगर आप थिकनेस चेंज करें तो वेवलेंथ डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, थिकनेस चेंज करने से वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस अब यहाँ पे हम इस पे लगाएंगे, सिंपल से क्वेश्चंस है। ये कॉन्सेप्ट में अगर कहीं डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।
क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लगाने जा रहे हैं वो है ए स्ट्रिंग ऑफ 5.5 मीटर लेंथ हैज़ ए मास of 0.035 kg if the tension in the string is 77 Newton, then the speed of a wave on the string is ये है क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 5.5 मीटर, स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 5.5 मीटर और मास कितना है 0.035 kg और इसमें टेंशन है 77 न्यूटन। स्पीड निकालना सिंपल, फॉर्मूला क्या था v इज इक्वल टू टी बाई म्यू। म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास आपको पता है 0.035 और लेंथ पता है 5.5 मीटर। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लें। फिर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी टेंशन 77 अपॉन 0.035 अपॉन 5.5। ओके, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी सिंपली मिल जाएगी 110 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कभी कोई वेवलेंथ के रेशियो पूछता है, कभी एम्पलीट्यूड के रेशियो पूछता है। ओके, एम्पलीट्यूड के रेशियो। ओके, तो ओके कुछ क्वेश्चन और इस पर लगाते हैं, उस पर हम लोग एक और रेशियो पे चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 meter and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support. A block of mass 2 kg is attached to the free end of the rope। मतलब एक रोप है आपके पास, उसके एंड से एक ब्लॉक अटैच किया गया है। ब्लॉक का वेट क्या है 2 kg। ओके, इट ट्रांसफर्स pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the pulse when it reaches the top of the rope। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? मीन्स क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस किया गया जिसकी वेवलेंथ थी 0.06 मीटर की। तो जब ये टॉप एंड पे पहुँचेगा तब इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी। ओके, डेफिनेटली एक वायर अगर लटका हुआ है तो वायर के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंशन होगा, क्योंकि वायर का मास भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये कोई मासलेस स्ट्रिंग नहीं है। अब तक जो चीज़ें हम लोग पढ़ा करते थे, जितनी भी स्ट्रिंग को आप जानते हैं, वो मासलेस स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता हुआ करते, तो उन पूरे स्ट्रिंग पे एक कांस्टेंट टेंशन लगता था। पर यहाँ पे मास है, एक स्ट्रिंग का एक मास है। ओके, और उस मास की वजह से ये कांस्टेंट स्ट्रिंग नहीं, कांस्टेंट टेंशन नहीं फॉर्म कर पा रहा है। ओके, तो डेफिनेटली कांस्टेंट टेंशन नहीं फॉर्म कर पाएगा, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे वेवलेंथ
और इस पॉइंट पे पहुंचने तक वेवलेंथ कितना होगा, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, ये लटका हुआ है तो टेंशन लगेगा, यहाँ पे कुछ T1 टेंशन लगेगा, यहाँ पे कुछ T2 टेंशन लगेगा। ओके, चलिए अब सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन इसका ऐसे है, कैसे होगा, फिर क्या होगा, वेव स्टार्ट करना शुरू करेगा, वेव प्रोपेगेट करना शुरू करेगा। सबसे पहले वेव सबसे लोअर एंड से चलेगा और फिर वेव अपर एंड तक पहुंचेगा। ये है वेव, लोअर एंड में वेवलेंथ कुछ होगा λ1, अपर एंड में वेवलेंथ कुछ होगा λ2 डेफिनेटली। ओके, सो अब जो लोअर एंड होगा, यहाँ देखिए लोअर एंड जो है, यहाँ पे जो टेंशन है ये सिर्फ इस ब्लॉक की वजह से होगा, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ ब्लॉक पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो इसके नीचे पूरा का पूरा रोप है प्लस पूरा का पूरा ब्लॉक है। मतलब इसके लिए सिर्फ ये 2 kg ही प्रोड्यूस करेगा टेंशन, लेकिन इसके लिए ये 6 kg प्लस ये 2 kg, ये दोनों मिल के ये प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे टेंशन। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए कि इस वायर की अगर मैं बात करूँ तो इस वायर में सिर्फ यहाँ पे λ1 जो फॉर्म होगा ये सिर्फ इस ब्लॉक के टेंशन की वजह से फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके नीचे पूरा का पूरा वायर रोप है और ये ब्लॉक, दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें जो टेंशन फॉर्म होगा वो इन दोनों की वजह से फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे जो मास मैं लूँगा, जो इसके लिए मास होगा वो सिर्फ होगा 2 kg और इसके लिए जो मास होगा वो हो जाएगा 6 + 2 kg = 8 kg। अगर मैं यहाँ के टेंशन को, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा लोअर लेवल पे वो हो जाएगा T1 और जो अपर लेवल पे टेंशन T2 है, तो T1 हो जाएगा आपका 2 kg और 2g mg होता है ना, mg, और T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा आपका 8g। इस बात को याद रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, सॉरी कांस्टेंट वेवलेंथ नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग और रोप मासिव है। मासलेस स्ट्रिंग्स और रोप्स में कांस्टेंट टेंशन होता है, यहाँ पे नहीं। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/m और लैम्डा होता है आपका वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर मैं दोनों लैम्डास को आपस में λ2/λ1 करूँ तो सिंपली आ जाएगा V2/V1। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं λ2/λ लूँ तो V2/V1 आ जाएगा। और मास तो सेम ही है, मास में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये सिंपली हो जाएगा √T2/T1। मास मीन्स मास पर यूनिट लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। म्यू तो पूरे रोप के लिए कांस्टेंट होता है, मास पर यूनिट लेंथ हो तो पूरे रोप के लिए कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं V2/V1 को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा √T2/T1। ओके, अब वैल्यूज पुट करने की बारी है, तो हो जाएगा λ2/0.06 = √8/2, तो λ2 = 0.12 मीटर। जब ऊपर पहुँचेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो इनिशियल वेवलेंथ, जब इनिशियल वेवलेंथ कितना था 0.06 मीटर, फाइनल वेवलेंथ आया है 0.12, तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, जैसे से ऊपर जाता चढ़ता जाएगा वेवलेंथ इंक्रीज करता चला जाएगा। ओके, ये रिलेशन आप देख सकते हैं, जैसे v होता है आपका √T/m, ओके, और v को आप लिख सकते हैं न्यू लैम्डा = √T/m। ओके, जैसे जैसे वेव ऊपर बढ़ता जाएगा वेवलेंथ चेंज होता जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।